बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपको ब्लू प्राइम सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर के बारे में गाइड करता हूँ कि इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है, ओपन कैसे करना है, इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपना स्टॉक कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इस पॉइंट ऑफ सेल के बारे में ये है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के अंदर, किसी भी सैनिटरी स्टोर के अंदर, किसी भी कैश एंड कैरी के अंदर, जनरल स्टोर के अंदर ये सॉफ्टवेयर यूज़ हो सकता है। ठीक है। हर एक बिजनेस की अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है। लाइक हार्डवेयर स्टोर अगर है तो उसका अपना एक प्रॉपर सेटिंग होती है जिसकी मदद से आप उस स्टोर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, अपने खाते मेंटेन कर सकते हैं। इसके अंदर कस्टमर के लेजर्स, वेंडर्स के लेजर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लेजर्स, जिनसे आप सामान परचेज करते हैं उनके लेजर्स, सब कुछ आप मेंटेन कर सकते हैं। हर पॉइंट ऑफ से मतलब जो स्टोर होता है उसकी एक अपनी सेटिंग होती है। तो मैं आज आपको इस सॉफ्टवेयर की मल्टीपल सेटिंग्स के बारे में समझाऊंगा कि कौन से स्टोर के अंदर आप ये सॉफ्टवेयर किस सेटिंग के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। कि अगर आपने इसके अंदर टाइल्स का डेटा मेंटेन करना है, लाइक टाइल्स के अंदर उनके आपने मेंटेन करना है, मल्टीपल कोड्स होते हैं, उनका स्टॉक मेंटेन करना है, या इस तरह हार्डवेयर स्टोर के अंदर चले जाएं, उसमें एल्बोज होगी, ठीक है, या इस तरह स्क्रू वगैरह हो गए, प्लाईवुड, अगर आपका स्टोर है प्लाईवुड का है तो वो चीज़ किस तरह मेंटेन होगी। एक पॉइंट ऑफ सेल, एक कैश एंड कैरी के अंदर आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हर तरह की सेटिंग्स मौजूद होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करने का तरीका बताता हूँ। तो आपको ये सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे आपको शॉर्टकट मिलेगा डेस्कटॉप के ऊपर। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता, या आप बाय मिस्टेक इस सॉफ्टवेयर, ये वाला आइकन अगर आपको नहीं मिल रहा है, ये जब हम कंपनी के बंदे यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसके बाद अक्सर औकात आपसे ये आइकन अगर डिलीट हो गया है तो आप सबसे पहले रिसाइकल बिन में जाके चेक करेंगे। यहाँ पे आपको वो आइकन अगर मिल जाता है तो आप यहाँ से उस आइकन के ऊपर राइट क्लिक करके उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो जैसे रिस्टोर करेंगे तो ये डेस्कटॉप पे वापस आ जाएगा। ये उस केस में अगर आपसे ये गलती से आइकन डिलीट हो जाता है। ठीक है। सम केसेस में हमारे पास इस तरह की कंप्लेंट्स भी आई हैं कि कस्टमर को वो आइकन नहीं मिल रहा होता। तो वो उसकी पहली सूरत हाल ये होती है कि आप जाकर साइकिल बिल में चेक करें, वहाँ पे आपको इसके मिल जाएगा आपका आइकन। तो आप रिस्टोर करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर, हर बंदे का अपना यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। एक एडमिन का मेन बंदा होता है जिसके पास सारी एक्सेस होती है। उसके अलावा आप मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है। हर यूज़र की अपनी एक्सेस होती है। उस यूज़र को आप जो भी एक्सेस असाइन करेंगे वो सिर्फ सॉफ्टवेयर के वही वाले फीचर्स यूज़ कर सकेगा। यहाँ पे मैं एडमिनिस्ट्रेशन से लॉगिन करता हूँ, एडमिन से। सबसे पहले आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है, ये कैप्स लॉक में अलाउड नहीं है, आपने इसको स्मॉल लेटर्स के अंदर ही यूज़ करना है। यहाँ से एक एक सेटिंग, आप एक तरतीब आप अपने जहन में इसको रख लें। जब भी आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे इसको, तो आपने सारे का सारा काम जो है वो कैप्स लॉक ऑफ करके करना है, स्मॉल लेटर्स में करना है। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी सॉफ्टवेयर उसको ऑटोमेटिकली वो खुद करता रहेगा। ठीक है। मैं यहाँ पे इसको पासवर्ड दे देता हूँ 123 एडमिन और 123। ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर लॉगिन हो गया। अब इसमें सबसे पहले आपको इसका एक डैशबोर्ड है, ये मेन डैशबोर्ड है सॉफ्टवेयर का, जिसके अंदर आप यहाँ पे एक देख सकते हैं चार्ट है। चार्ट में डेट फ्रॉम और डेट टू, बाय डिफ़ॉल्ट ये एक मंथ का रिकॉर्ड खुद उठाता रहता है। अगर इसके अंदर आपने सेल, रिटर्न वगैरह इसको यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर्ली तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको एक महीने का रिकॉर्ड देता रहता है। लाइक अगर आज 15 तारीख है तो वो इस महीने की 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपको चार्ट की फॉर्म में रिकॉर्ड शो करता रहेगा। उसमें होगा ये कि आपको सिंगल ग्लिम्स के अंदर, जैसे ही आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं एडमिन से, तो आपको यहीं पे वन क्लिक में पता चल जाता है कि मैं इस पूरे महीने के अंदर मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर क्या ग्रोथ चल रही है। ठीक है। मतलब मेरे बिजनेस के अंदर क्या ग्रोथ चल रही है, आया मेरी कल सेल कितनी थी और आज कितनी है। ठीक है। कम हुई है उसकी वजह क्या है, ज़्यादा हुई है की वजह क्या है। यहाँ पे एक बार बनती है, ब्लू बार बनती है, वो सेल की बार होती है। और इसी तरह उसके साथ अगर कोई वापसी उस दिन के अंदर हुई है तो वहाँ पे ग्रीन कलर की बार बन जाएगी। देखिए यहाँ पे नीचे मेंशन भी हुआ है। और इसी तरह अगर साथ में आपका प्रॉफिट भी आपने सिस्टम के अंदर परचेज रेट्स भी डाले हुए हैं तो यहाँ से आपका प्रॉफिट की एक बार बन जाएगी। तो आपको पता चलेगा कि पूरी एक अगर ब्लू बार बनती है उसके साथ आपका जो ऑरेंज कलर की बार होगी वो आपको प्रॉफिट होगा। आपको सिस्टम बताएगा कि आपने 1 लाख के ऊपर अगर आपने 10,000 रुपये प्रॉफिट जनरेट किया है तो साथ में 10,000 के लिए एक बार बन जाएगी। ठीक है। ये जब मैं डेटा एंटर करूंगा तो यहाँ से आपको मैं इस चीज़ के बारे में बता दूंगा साथ में। अच्छा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि ये ऊपर वाला जो सेक्शन है इसको बोलते हैं टॉप मेन्यू।
ठीक है। जब भी आप को किसी चीज़ के बारे में ज़रूरत पड़ती है हेल्प की, बल्कि मैं उससे पहले आपको टॉप मेन्यू पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डैशबोर्ड के बारे में बता दूं। ये जितने भी सारे शॉर्टकट्स हैं, ठीक है, इसको टॉप मेन्यू है, ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे सॉफ्टवेयर के जितने फीचर्स भी हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपके शॉर्टकट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फीचर्स होते हैं वो यहाँ पे डाल दिए जाते हैं। लाइक आपने सेल करनी है तो डायरेक्टली सेल पे आ जाएं, वापसी रिटर्न कस्टमर की डालनी, रिटर्न के अंदर आ जाएं। कोई खाते वाला कस्टमर जो आपसे बिल लेके गया, उसने उस टाइम पैसे अदा नहीं किए थे, तो वो अब अगर आपसे पेमेंट आपको रिसीव करवा रहा है, आपको पेमेंट ला के दे रहा है, तो आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। आपके जो कस्टमर पेंडिंग बैलेंस के साथ जिन कस्टमर की तरफ आपके बकाया जाते रहते हैं, वो सारे कस्टमर की लिस्ट। उसके बाद बिल हिस्ट्री, जो आपने अभी बिल्स बनाई हुई हैं उनकी सारी की सारी हिस्ट्री जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। आप आज की चेक करना चाहें, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आज का रिकॉर्ड होता है, लेकिन आप पिछले दिन का भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। पूरे महीने का, हफ्ते का, साल का आप सारा रिकॉर्ड हिस्ट्री चेक कर सकते हैं यहाँ पे, बिल की हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ कस्टमर लेजर होती है, जो आपके बनाम बिल्स होते हैं, लाइक जो कस्टमर के बिल्स होते हैं, जो अपने खाते वाले बिल्स होते हैं, वो आपका यहाँ पे कस्टमर लेजर, जो आप किसी स्पेसिफिक कस्टमर का चेक करना चाहें, इसने कब कोई आइटम आपसे परचेज़ किया था और कब उसने पेमेंट जमा करवाई थी, लाइक आपका पूरे का पूरा खाता जो है वो किसी एक कस्टमर का आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद जो आगे चीज़ आती है, ये चार्ट का सेक्शन है, फिर आगे ऑनलाइन सिंक है, फिर आगे लो स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे ये होता है ऑनलाइन सिंक के अंदर ये होता है कि अगर आपके पास इंटरनेट लगा हुआ है तो आपको सबसे प्लस पॉइंट ये मिलता है सॉफ्टवेयर के अंदर कि आपको बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका डेटा सिक्योर होता है कि सॉफ्टवेयर ये पीछे बैकएंड पे गूगल ड्राइव के साथ अटैच हुआ हुआ होता है। उसमें ये होता है कि जब भी आप रोज़ाना सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उस दिन से पीछे का सारा रिकॉर्ड जो होता है वो ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव के ऊपर वो डेटा उसका बैकअप ले लेता है, ठीक है। अगर आप बैकअप लेना भूल भी जाते हैं तो अगर इंटरनेट लगा हुआ है सिस्टम के साथ तो सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद ही बैकअप लेता रहता है। लाइक जिस तरह आपका व्हाट्सएप आपका रात को 12 बजे या एक टाइम फिक्स हुआ होता है, उस टाइम के दौरान वो व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली आपका बैकअप ले लेता है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन सिंक ये इस पर्पज के लिए यूज़ होता है। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं, लोड लास्ट डेटाबेसेस पे क्लिक करेंगे तो आपने जो ऑलरेडी बैकअप्स लिए हुए होंगे सॉफ्टवेयर ने आपके पिछली डेट्स के अंदर, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप उन किसी भी पुरानी डेट के अंदर आप सॉफ्टवेयर को रिकवर करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, सिंक्रोनाइज डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर वो उस डेट से आगे चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा आप खुद भी गूगल ड्राइव के ऊपर बैकअप लेना चाहें तो आप यहाँ पे क्रिएट बैकअप के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मैं बैकअप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब इंटरनेट लगा हुआ है सिस्टम के साथ, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ये फाइल अपलोड करना शुरू कर देगा उसके ऊपर, गूगल ड्राइव के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही ये वहाँ पे अपलोड हो जाएगा तो मुझे सिस्टम नोटिफाई कर देगा कि सॉफ्टवेयर का बैकअप कंप्लीट हो गया। तो ये बैकएंड पे चल रहा है, जैसे ही कंप्लीट होगा तो नोटिफिकेशन आने पे मैं आपको बता दूंगा फिर, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ लो स्टॉक रिपोर्ट की तरफ। अब होता ये है कि जब आप सिस्टम के अंदर आइटम्स फीड करते हैं तो उसमें आप स्टॉक का एक लो लेवल सेट करते हैं, ठीक है, स्टॉक की लिमिट सेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक आइटम है, आप कहते हैं मिल्क पैक एक आइटम है, ठीक है, या आप सैनिटरी का आपके पास आइटम है, एल्बो के लें, ठीक है, या कोई ख़ास टाइल है, तो अगर वो टाइल जो है वो आपका एक लिमिट सेट करते हैं, आपके पास अभी स्टॉक उसका 10 पड़ा हुआ है, लेकिन आपने स्टॉक की लिमिट 5 सेट की हुई कि अगर स्टॉक 5 से कम हो जाता है तो सिस्टम आपको अलर्ट करना शुरू कर देगा कि यार आपका जो स्टॉक है वो लिमिट से कम हो रहा है, आप नया स्टॉक परचेज कर दें, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सेल के लिए कैश एंड कैरी के लिए ये होता है कि आप अपने मल्टीपल बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर के पास 5 की लिमिट सेट हुई होती है, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से हर आइटम की लिमिट जो है वो अपने सेल की हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। लाइक जितनी सेल होती है तो सेल के मुताबिक आपका सिस्टम जो है वो आपको लो स्टॉक की रिपोर्ट देना शुरू कर देगा, ठीक है। इसी की बेस पे आपके परचेज ऑर्डर भी जनरेट होते हैं, वो आगे आएंगे, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो अब जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं यहाँ पे आपको सिंपल समझाने के लिए होता है। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट चीज़ है वो ये है, टॉप मेन्यू के अंदर आ जाएं, ठीक है। जैसे ही आप टॉप मेन्यू के अंदर आते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन फाइल, फिर एडिट, इनवाइस, ट्रांजैक्शन, यूटिल्स, रिपोर्ट्स। अब ये देखें नीचे सॉफ्टवेयर ने बैकअप ले लिए, जैसे ही बैकअप लिए तो मुझे नोटिफाई कर दिए। अब अपलोड कंप्लीट, और सॉफ्टवेयर ने अभी 17 तारीख को 19:26 पे इसने बैकअप लिए, ठीक है। लाइक 7:26 आई थिंक 7 बजते हैं, जी हाँ आई थिंक, तो उसने बैकअप ले लिया इसका।
जब फाइल मैं टॉप मेन्यू की बात कर रहा था, यहाँ पे आ जाएं तो होगा ये कि इसका एक सिंपल सा एक लेआउट है, आपने इसको ज़हन में रखना है। फाइल को फिलहाल छोड़ दें, ठीक है। आपने कोई भी नई चीज़ ऐड करनी है, नया आइटम ऐड करना है, नई प्रोडक्ट ऐड करनी है, नई कंपनी ऐड करनी है, नया वेंडर ऐड करना है। वेंडर वो जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपको माल सप्लाई करता है, आपने वो ऐड करना है। नया कस्टमर हो गया या नया डेबिटर। नया डेबिटर से मुराद ये है कि आपको किसी बंदे को लोन दे रहे हैं या आप किसी से लोन ले रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। बैंक अकाउंट ऐड करना है, सेल्समैन ऐड करना है, सॉफ्टवेयर का ऑपरेटर, सेल्समैन आपका सॉफ्टवेयर का ऑपरेटर भी होता है, वो ऐड करना है। आपने अपने एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, एक्सपेंसेस के लिए अकाउंट बनाना है, ठीक है। एक्सपेंसेस जो रियल में आप वैल्यूज डालते हैं वो दूसरी जगह से, वो इनवाइसिंग में होती है, लेकिन आप यहाँ से एक्सपेंस का अकाउंट बना सकते हैं। लाइक एक्सपेंस में आपको इस तरह समझाता हूँ, बल्कि मैं जब इस सेक्शन के ऊपर आऊँगा तब मैं आपको उसको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। आप नई प्रोडक्ट बनाना चाहें तो आप यहाँ से प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। ऐड के सेक्शन के अंदर आप कोई भी नई चीज़ ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है। आपने सिंपल अपने दिमाग के अंदर एक छोटी सी इमेज बनानी है। आपने ऑलरेडी बनी हुई जितनी चीज़ें भी होंगी उनको अगर एडिट करना है तो आप एडिट के सेक्शन के अंदर आएंगे। जो चीज़ें आपने यहाँ से ऐड की हैं आप वही वाली सारी चीज़ें यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ से अगर ऐड प्रोडक्ट की है तो मैं प्रोडक्ट के बारे में फॉर एग्जाम्पल इसका मैं फर्दर टेक्स्ट चेंज करना चाह रहा हूँ, या मैं पीसीस पर पेज चेंज करना चाह रहा हूँ, कुछ भी चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से एडिट के अंदर आऊँगा, एडिट में जाके एडिट प्रोडक्ट के अंदर चला जाऊँगा, तो यहाँ से मैं इस आइटम को सर्च करके उसकी वो वैल्यूज चेंज कर दूंगा, ठीक है। ये सिंपल सी इमेज है इसकी। फिर तीसरी चीज़ एडिट के बाद इनवाइसिंग। इनवाइस के अंदर आप अपनी बिल्स बनाएंगे। बिल्स आप जिनसे माल परचेज करते हैं उनकी बिल्स भी हो सकती है, जिनको आप माल सेल करते हैं, सामान वगैरह सेल करते हैं, उनकी बिल्स भी हो सकती है। पहला सेक्शन जो है परचेज इनवाइस, परचेज रिटर्न। परचेज इनवाइस के अंदर आप जिनसे सामान परचेज करते हैं वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, और परचेज रिटर्न जिनसे आप सामान लिया हुआ था उनको वापस करें, ठीक है। परचेजिंग हमेशा वेंडर से होती है, जो आप यहाँ से वेंडर रेट करते हैं, वेंडर आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता है या आपका सप्लायर होता है, और वही आप यहाँ से आके परचेजिंग के अंदर जब आते हैं तो आप वेंडर से वो सामान परचेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से परचेज रिटर्न के अंदर आपने अगर कोई सामान वेंडर को वापस करना है तो आप यहाँ से वापसी कर देंगे। सेल इनवाइस के अंदर ये होगा कि आप जो कस्टमर को बिल देते हैं, ठीक है, आप अपने कस्टमर के लिए बिल बनाते हैं, आया वो वॉक इन कस्टमर है, ठीक है, जिस तरह कैश एंड कैरीज पे होता है, जनरल स्टोर के ऊपर होता है, तो वो आप वो वाली बिल बनाना चाहें या कस्टमर की खाते वाली बिल बनाना चाहें बनाम जो आपको कस्टमर वहाँ पे पैसे नहीं पे कर रहा वो आपको उसको खाते में डाल देते हैं, तो वो भी यहाँ से बनती है बिलिंग। फिर सेल रिटर्न आपको जो कस्टमर वापसी करता है, ठीक है, कोई चीज़ कस्टमर लेके चला गया, अब उसने वो चीज़ वापस करनी है तो आप यहाँ सेल रिटर्न के अंदर आ जाएंगे। कोटेशन सेल के अंदर आप आ जाएं। कोटेशन सेल के अंदर आप एस्टीमेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब आ जाएंगे कोटेशन सेल के अंदर तो यहाँ से आप अपने कस्टमर के लिए एस्टीमेट इनवाइस बनाते हैं। इनवाइस का तरीका वही सेम होता है जब आप जिस तरह आप नॉर्मली कस्टमर के लिए बिलिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि आपकी सेल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और सिस्टम को एक प्रॉपर एक एस्टीमेट की इनवाइस आपके बिजनेस के नाम से एक प्रॉपर हेडर से चली जाती है, ठीक है। उसमें आपको बेनिफिट ये होता है कि आपकी एक ब्रांड आइडेंटिटी होती है, और जब ये कस्टमर एस्टीमेट इनवाइस लेके जाता है तो उसको अगर आपके रेट्स पसंद आ जाते हैं तो फिर जब वो वापस आएगा तो उसकी कोटेशन सेम टू सेम वो जो आप उसको प्रिंट देंगे वही सिस्टम के अंदर भी सेव हुई होती है। लाइक आपके अगर सिस्टम आपने जो बिल बनाई थी वो उसके अंदर अगर 100 आइटम्स आपने उसको दिए थे, उसका एक एस्टीमेट दिया था, तो वो सारे के सारे आप वन क्लिक के अंदर अपनी लिस्ट को डायरेक्टली सेल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कोटेशन की जो आपने उसको बिल दी थी, ठीक है, वो सेल के अंदर कन्वर्ट करके तो आपका वहाँ से टाइम बच जाता है, और जो आपने उसको रियल रेट्स दिए होते हैं आप उसी रेट के ऊपर आपको पता होता है आपने उसको क्या रेट्स दिए थे, उसकी बेस के ऊपर आप उसका बिल बना सकते हैं। फिर इसके बाद मैनुअल स्टॉक मेंटेन। समटाइम इस तरह होता है कि आप एक चीज़ परचेज करके ले आए अपने फ्लोर के ऊपर, ठीक है, लेकिन अब हुआ ये कि फॉर एग्जांपल एक ग्लासेस ले लें आप, जब आपने परचेज किए तो आपके स्टॉक के अंदर वो सिस्टम वो ग्लासेस शो हो रही हैं कि आपके स्टॉक के अंदर एक ग्लासेस एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ग्लासेस कर लें या कोई भी फॉर एग्जांपल आप कर लें फूड आइटम कर लें, कोई भी आप लेके आए थे, तो अब हुआ ये कि वो आपके किसी सेलमैन से वो चीज़ गिर के टूट गई है, ठीक है, तो अब वो चीज़ सेल के काबिल नहीं है, और एट द सेम टाइम अब आप वो चीज़ कंपनी को भी वापस नहीं भिजवा सकते अपने वेंडर्स को, ठीक है, जिनसे आपने ली हुई थी। तो उसका क्या होगा, जाहिर बात है वो स्टॉक के अंदर तो शो हो रही है, आप अब वो है भी आपका लॉस है कि आपसे टूट गई है, तो मैनुअल स्टॉक मेंटेन के अंदर आप उस चीज़ को आके अपने स्टॉक की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और उसमें होता ये है कि वो जिस रेट के ऊपर वो चीज़ आई हुई होती है उसकी बेस पे आपका वो सिस्टम लॉस शो कर देता है कि आपका इस मंथ के अंदर ये लॉस हुआ था, तो ये आप
मैनुअल स्टॉक मेंटेन इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इसी तरह बारकोड कैश एंड कैरी के अंदर जिस तरह आप देखते हैं या किसी भी पॉइंट ऑफ सेल के अंदर समटाइम्स कुछ चीज़ों के ऊपर बारकोड नहीं लगे होते। आपने अगर अपने सिस्टम को फुली ऑटोमाइज करना है स्कैनर के साथ, क्यूआर कोड स्कैनर के साथ, के सेल के टाइम पे टाइपिंग का कोई काम भी ना हो, कस्टमर आपका सिर्फ स्कैन कर रहा हो आपका जो बंदा है, तो उसके लिए आप ये करते हैं कि आप बारकोड, जिन चीज़ों के ऊपर तो बारकोड लगे होते हैं वो तो वेल एंड गुड, ठीक है, आपने सिर्फ सिस्टम के अंदर फीड करके आपने सेल करने होते हैं। लेकिन जब आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर बारकोड नहीं लगा होता, तो उसके लिए आप खुद अपना बारकोड जनरेट करते हैं, ठीक है। तो वो जब आप जनरेट बारकोड के ऊपर आते हैं, प्रोडक्ट का नाम आपने जो सिस्टम के अंदर फीड की होती है वो आप नाम देते हैं, उसको क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं कि कितनी क्वांटिटी का आपने स्टिकर जनरेट करना है, उसके ऊपर हेडर क्या आना चाहिए, ठीक है, उसकी प्राइस वगैरह आप लिखना चाहें तो प्राइस वगैरह भी वहाँ पे आ जाएगी। तो आप इस तरह उसका आपको मैं तरीका समझा दूंगा, लेकिन ये इस पर्पज़ के लिए ज़रूरत है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने बारकोड जनरेट कर सकते हैं। कन्वर्ट विद स्टोर ये फ़िलहाल आपके काम का नहीं है, ये फ़िलहाल तो किसी भी सिस्टम में यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन ये हमने फ़ीचर बनाया था आगे मल्टीपल ऑप्शन के लिए यूज़ करने के लिए, लेकिन वो मैं आपको बाद में गाइड करूँगा। तो सिंपल सी इमेज आपने जो ज़हन में क्रिएट करनी है वो ऐड, कोई भी चीज़ आपने ऐड करनी हो, कुछ भी हो, ठीक है, कंपनी हो, वेंडर हो, आपका डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर हो, सेल्समैन हो, आपने कुछ भी ऐड करना, आप ऐड के सेक्शन में आएंगे। एडिट में ये होगा कि आपने कोई भी चीज़ एडिट करनी है जो आपने यहाँ से ऐड की थी वो आप यहाँ पे आके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एडिट करने वाली क्या चीज़ हो सकती हैं, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको हम सिस्टम में वेंडर बोलते हैं, वेंडर का आपने एड्रेस चेंज करना है, फ़ोन नंबर चेंज करना है, आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं। आपने सेल्समैन चेंज करना है, सेल्समैन का एड्रेस चेंज करना है, या आप बैंक अकाउंट आप उसके अंदर कोई उसकी वैल्यूज चेंज करना चाह रहे हैं, या बैंक अकाउंट के आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, या किसी प्रोडक्ट के अंदर आ जाएं, प्रोडक्ट का आप रेट्स चेंज करना चाह रहे हैं, आप उसका कैटेगरी चेंज करना चाह रहे हैं, टीओ लगाना चाह रहे हैं, कुछ भी आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप एडिट में आके वो आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह फिर आप इनवाइस का मैंने आपको बता दिया, आपकी सारी बिलिंग जितनी भी होती है, परचेज की बिल हो या सेल की बिल हो, आप यहाँ आपकी यहाँ से होगी। फिर ट्रांजैक्शन का मामला आता है। ट्रांजैक्शन में आपने जितना भी लेन देन का मामला होता है पैसों का, आपने पेमेंट्स जो है वो वेंडर्स को देनी है, तो आप यहाँ पे वेंडर्स मतलब जिनसे आपने चीज़ सामान लिया हुआ है, आपका सप्लायर जो है, आप वो वेंडर पेमेंट यहाँ ट्रांजैक्शन में आके वेंडर पेमेंट्स वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। आपने कस्टमर से कोई पेमेंट लेनी है तो आप यहाँ पे आ जाएंगे कस्टमर कैश में। इसमें अगर दो ऑप्शन है, एक तो नॉर्मल के कस्टमर कैश है, एक उग्रई कैश है। तो नॉर्मल कस्टमर कैश में ये होता है कि 1 बाय 1 आप कस्टमर की एंट्रीज डालते हैं। उग्रई कैश में ये होता है कि आपका बंदा जो है वो लिस्ट, क्रेडिट की लिस्ट लेके चला गया मार्केट में एरिया वाइज, तो वहाँ से अब ये होगा कि शाम को जितने भी पैसे वसूल करके आएगा तो वो 1 बाय 1 आप इस पूरी लिस्ट के अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये मैं आपको तरीका समझाऊंगा। तो ये यहाँ पे उग्रई कैश इस तरह होती है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का ताल्लुक ये होता है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप एक बिजनेस का एक ओपनिंग बैलेंस होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने अपने बिजनेस के लिए 3 लाख रुपया रिजर्व किया हुआ है, आपने जो सप्लायर को पेमेंट्स करनी होती हैं वो उसी 3 लाख से करते हैं, आपने जो कस्टमर से पेमेंट वसूल करनी होती है वो उसी 3 लाख के अंदर प्लस होती है। आपके जितना भी एक सर्कल चलता है बिजनेस के अंदर वो आपका इस सिस्टम के अंदर एक बैलेंस के तौर पे मेंटेन होता है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। एक तो इन्वेस्टमेंट लाइक वो वाली जो आपका स्टॉक परचेज कर दिया, स्टॉक की पेमेंट्स भी आपने यहीं से करनी होती हैं, ठीक है। आपका एक हाजिर स्टॉक पड़ा होता है और आपका साथ में कुछ कैश की अमाउंट पड़ी होती है, वो कैश की अमाउंट ये वाली होती है, ठीक है। आप कस्टमर से जो पैसे वसूल करते हैं इसी बैलेंस के अंदर आते हैं। आप जब अपनी कंपनीज को पेमेंट्स करते हैं, वेंडर्स को, तो आप यहीं से पेमेंट कर इस बैलेंस के अंदर से पेमेंट करते हैं। तो ये आपका एक डेली का एक फिगर चलता रहता है। इसी तरह आपका आगे ऑप्शन आ जाता है लोन मैनेजमेंट का। किसी बंदे आपने जो यहाँ पे एक डेबिटर क्रिएट किया है उसको आप लोन देना चाहें या उससे लोन लेना चाहें, ठीक है, तो आप यहाँ पे आके लोन मैनेजमेंट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फिर बैंक अकाउंट मैनेजमेंट, आपने जो यहाँ पे बैंक्स क्रिएट की हुई हैं, आप बैंक्स के अंदर कस्टमर से भी पेमेंट वसूल कर सकते हैं, ठीक है, और वेंडर को भी आप ऑनलाइन पेमेंट जो है वो बैंक्स में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उस सिस्टम के अंदर ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे आप बैंक मैनेजमेंट में आप पैसे डिपॉजिट करना चाहें तो आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपना एक लोकल जो बैलेंस था इन्वेस्टमेंट वाला, वो आपके पास 3 लाख रुपए कैश पड़ी हुई है, आपने वो जाके बैंक में डिपॉजिट करानी है, ठीक है, या बैंक में से किसी को पेमेंट करनी है, तो आपने पैसे बैंक में डालने होंगे, या बैंक से अगर आपने किसी काम के लिए निकलवाए हैं
तो आप यहाँ पे अपना एक बैलेंस का कोई भी आप मल्टीपल बैंक सिस्टम के अंदर मेंटेन कर सकते हैं अपने साथ में, जो आपने बिजनेस के लिए लगाई होती हैं। इसी तरह वेंडर क्लेम बैलेंस, ये मोस्टली चीज़ें यूज़ होती हैं प्लाईवुड के केस में, पेंट स्टोर के केस में यूज़ होती हैं। उसमें ये होता है कि आप जिन वेंडर से आप सामान परचेज़ करते हैं, लाइक आपने किसी वेंडर से पेंट परचेज़ किया है, ठीक है, आपका पेंट का सप्लायर है, बर्जर हो गया या बक्सली हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं कि आपको साल के एंड पे आपकी सेल देखते हैं। अगर आपकी सेल में आपने टारगेट वगैरह कंप्लीट किए हुए होते हैं तो वो आपको क्या करते हैं 30,000, 50,000, 60,000 वो आपको एक स्कीम के तौर पे दे देते हैं कि हाँ आपने टारगेट रीच कर दिए, तो आप उसको इस तरह कर सकते हैं कि प्रॉफिट के अंदर डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं उस बैलेंस को, ठीक है। तो ये आप वो कंपनी का जो क्लेम बैलेंस है आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। यूटिल्स के अंदर आप जब आते हैं तो यूटिल्स के अंदर आपका एक ऑप्शन ये है कि सबसे पहले तो आपकी क्लोजिंग है, ठीक है। आप इसको ज़हन में बनाएं, एड से न्यू आइटम ऐड करना, एडिट से आइटम को चेंज करना, कोई भी आपने ऑलरेडी कोई भी चीज़ ऐड की हुई है। इनवाइस में आपकी सारी बिलिंग आती है, ट्रांजैक्शन में आपकी सारी लेन देन का मामला आता है पैसों का। यूटिल्स को वक्त स्किप करें। रिपोर्ट के अंदर आपने कोई भी किसी किस्म की भी रिपोर्ट देखनी है, आपने कस्टमर की लिस्ट देखनी है, वेंडर्स की लिस्ट देखनी है, वेंडर का लेजर देखना है, कस्टमर का लेजर देखना है, अपनी सेल की रिपोर्ट देखनी है, परचेज की रिपोर्ट देखनी है, प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट देखनी है, अपने लेजर्स देखने हैं, बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन, कुछ भी देखना है आपने, किसी तरह किसी भी चीज़ की रिपोर्ट देखनी है, आप रिपोर्ट्स के अंदर आएंगे। आगे इनके आगे सेक्शन बने हुए, लाइक लेजर का सेक्शन है तो कस्टमर लेजर और वेंडर लेजर, ठीक है। कोटेशन जो आपने वहाँ से बनाई होती है आप देखना चाहें तो आप कोटेशन लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। डेबिटर लोन का जो आपने वहाँ से किया हुआ ऐड किया हुआ तो यहाँ से आप उनके लेजर देख सकते हैं। बैलेंस शीट आपके सारे के सारे प्रॉफिट लॉस के लिए होती है। तो ये आपको मैंने अभी तक जितना भी सेक्शन एक्सप्लेन की, ये सॉफ्टवेयर के अंदर जो बटन्स हैं उनका मैंने आपको ओवरव्यू बता दी कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब मैं आपको आगे यहाँ से सॉफ्टवेयर का हर एक सेक्शन यूज़ करके उसको मैं प्रॉपरली आपको तरीका समझाऊंगा कि कौन से ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है।